हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 16 अप्रैल का इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, जीएस पेपर 1 से यूएनएफपीए की जनसंख्या रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में हम जो महिला वर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंडीशन क्या है। तो विषय क्या है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध उससे मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है यूएनएफपीए, इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसके थीम क्या है, मतलब शीर्षक क्या है उसका, मेरा शरीर मेरा अपना है। ठीक है, माई बॉडी इज़ माई ओन। तो इस शीर्षक नाम से प्रमुख जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है 2021, वो अभी हाल ही में जारी की गई है। ठीक है, तो पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी किसी रिपोर्ट में जो है दैहिक और शारीरिक स्वायत्ता, ठीक है, जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभी दैहिक स्वायत्ता होती क्या है, मतलब रिपोर्ट में क्या कहा गया, दैहिक या शारीरिक स्वायत्ता, इसका मतलब होता है बगैर किसी हिंसा के डर, मतलब कोई भी ऐसा आपको डर ना हो जो हिंसा का डर होता है, उसके बिना, अथवा आपके निर्णय किसी अन्य के द्वारा किए जाने के बिना, मतलब आपके जो निर्णय है वो कोई और ले रहा हो, आपकी देह मतलब जो आपका शरीर है उसके बारे में स्वयं विकल्प चुनने की जो है शक्ति और अभिकरण, मतलब उसे एक तरह से अभिकरण मतलब हथियार के रूप में जैसे यूज़ करना, उसके रूप में इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख बिंदु की बात करें रिपोर्ट के, तो इसमें 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 57 विकासशील देश, ये महिलाएं गर्भ निरोधक का उपयोग करने, स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने और यहाँ तक कि अपना जो काम वासना होती है उसके संबंध में भी खुद निर्णय नहीं ले सकती। ठीक है, जो मतलब इनके जो पार्टनर होंगे, मेल पार्टनर होंगे, वो ये सब डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जिन देशों में आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें केवल 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक का यूज़ करने, सेक्स के लिए हाँ या ना कहने का विकल्प चुनने के लिए पूरा अधिकार हासिल है। ठीक है, इन देशों के मतलब सिर्फ 55% महिलाओं में। इसके अलावा केवल 75% देश, मतलब 75% देश ऐसे जिसमें गर्भ निरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुंच कानूनी रूप से सुनिश्चित की गई है। ठीक है, मतलब कानून इसके ऊपर बनाया गया है। दुनिया भर में अधिकांश महिलाएं शारीरिक स्वायत्ता के मौलिक अधिकार से वंचित कर दी गई है। ठीक है, अधिकांश महिलाएं कोविड-19 महामारी के कारण इनके हालात और भी ख़राब हुए हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे जैसे चाइना वगैरह में रिपोर्ट आई थी कि मतलब जो घरेलू हिंसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब भारत में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कोविड के टाइम पे। ठीक है, रिपोर्ट में भारत संबंधी तथ्य है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो राष्ट्रीय जो NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4, अर्थात NFHS 4 2015-16 के अनुसार वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं 15 से 49 वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, जो विवाहित महिलाएं हैं अपनी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, सिर्फ 12%। ठीक है, ये भारत के मामले में बात हो रही है। उसके अलावा इसी आयु वर्ग की जो 63% महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, मतलब वही 15 से 49 वर्ग की, इस संबंध में अपने जीवनसाथी के परामर्श से निर्णय लेती है 63% महिलाएं। 1/4 मतलब 23% के जीवन साथी मुख्य रूप से उनकी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेते हैं। ठीक है, मेल डोमिनेंस, मतलब केवल 8% विवाहित महिलाएं गर्भ निरोधक के उपयोग पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं, सिर्फ 8%, मतलब उन्हें अभी मतलब प्रेग्नेंट होना है नहीं, बच्चा चाहिए नहीं, सिर्फ 8% ये डिसीजन ले पाती हैं। जबकि 83% महिलाएं द्वारा अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ये निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं को गर्भ निरोधक के उपयोग के बारे में दी जानकारी भी सीमित होती है इस मामले में। ठीक है, गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाली केवल 47% महिलाओं को इस विधि के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और मात्र 54% महिलाओं को अन्य गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, रिपोर्ट में प्रयुक्त की गई कार्यप्रणाली देख, इसमें जो है दैहिक स्वायत्ता के संदर्भ में महिलाओं की पहुंच रिपोर्ट के निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर मापी जाती है। तथ्य क्या होते हैं, उनकी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य देखभाल, गर्भ निरोधक उपयोग और यौन संबंधों के बारे में अपने निर्णय लेने की उनकी शक्ति, इसके ऊपर मतलब ये रिपोर्ट बनाई गई है। इन फैसलों को लेने संबंधी महिलाओं के अधिकार में किसी देश के द्वारा कानूनी सहयोग और हस्तक्षेप की सीमा भी वो क्या है, सीमित है। मतलब ये जो कानूनी अधिकार होता है, इनको कानूनी जो सहयोग होता है
ठीक है, ये सब भी क्या है, सीमित है कानूनी अधिकार। यूएनएफपी के बारे में अगर बात करें तो यूएनएफपी संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थी एजेंसी है, जिसे 1969 में इसका गठन किया गया था। और इसी वर्ष जो है यूएन महासभा, यूएन जनरल असेंबली है जो, उसके द्वारा घोषित की गई थी कि माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने बच्चे की संख्या, मतलब कितने नंबर ऑफ चाइल्ड जो है, और उनके बीच कितना अंतर, मतलब एक बच्चा मान लीजिए 90 में पैदा हुआ तो दूसरे बच्चा कौन से ईयर में पैदा होगा, ये अधिकार उन्हीं को विशेष अधिकार दिया गया था, माँ बाप को। ठीक है, उनके बीच में कितना गैप होगा। यूएनएफपी का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक गर्भ को स्वीकार किया जाए, मतलब कोई भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको, मतलब जो वो होता है ना एबॉर्शन होता है, वो ना किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए। प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और हर युवा की संभाव्यताएँ पूरी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से। केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने पर जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो पहला दूसरा पेज है, उस पर दे रखा है कॉलेजियम सिस्टम, कब कब क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसे, अगर यहाँ पे कम लगे आपको या समझना है तो। ठीक है, सो विषय क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उनके उत्तरदायित्व। इसका संदर्भ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है हाल ही में, उसके द्वारा केंद्र सरकार के लिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी 6 महीने से अधिक समय से लंबित पड़ी है। ठीक है, उनकी नियुक्ति जो हो रही थी, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम्स की सिफारिश पर 3 महीने में फैसला करने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, मतलब 3 महीने में इनकी नियुक्ति की जाए। क्या भारत का संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट करता है? नहीं, मतलब कोई उनकी समय सीमा नहीं होती, कभी भी जो है उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है जैसे सांसद का होता है 5 साल में, हाँ आपको दोबारा नियुक्त किया जाएगा या जो भी है, उसमें ऐसा नहीं होता। इसको जो है प्रक्रिया ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में गाइड किया जाता है। इस प्रक्रिया ज्ञापन में किसी समय सीमा पर जोर नहीं दिया जाता है, केवल स्पष्ट से यह कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया उचित समय के भीतर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। कॉलेजियम प्रणाली, इसे आप एक बार लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिएगा, 1-1.5 पेज की है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसका स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफ़र होता है, संबंधी एक ये पद्धति है जो संसद के किसी अधिनियम अथवा संविधान के किसी प्रावधान द्वारा गठित होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ठीक है, टाइम पे मतलब ये चेंज होते गए हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम में अभी 5 जजेज होते हैं ना, तो इस टाइप से इसे पहले जो है वरिष्ठ जो उनमें होता था उसको नियुक्त किया जाता था, फिर उसके बाद 1993 में जो है इसे चेंज कर दिया गया। उसमें जो है वरिष्ठतम के बजाय जो कम एज का जज था वो बन गया था, फिर उसको केस हुआ। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसके द्वारा की जाती है, और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। टोटल 5 जजेज होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, और इसमें संबंधित अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। ठीक है, राष्ट्रपति जिनसे भी परामर्श करना, मतलब जो उनका हाई कोर्ट का जज होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का, उनसे राष्ट्रपति परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा हाई कोर्ट के जो प्रत्येक न्यायाधीश होता है उसको नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जो हाई कोर्ट का जज होगा उसकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, ठीक है, LG होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे परामर्श करने के बाद मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जो वहाँ पे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी जजेस होंगे उनसे भी परामर्श करता है, उसके बाद उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से ही है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो प्रवासी भारतीय नागरिक OCI था। ठीक
ठीक है, 2020 के जो जनवरी में आया था टॉपिक, ये वही है। ठीक है, OCI ऑफ इंडिया, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उसने स्पष्ट किया कि जो OCI है, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसके लिए हर बार उनके नाम पर नया पासपोर्ट जारी करते समय फिर से नई जो OIC कार्ड है उसके लिए पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपने 20 साल से जैसे नीचे करा लिया तो आपको दोबारा जो फिज़िकल आप में चेंजेस आएंगे उसके लिए आपको दोबारा बनवाना होगा। ठीक है, या 50 साल से अगर आप हो गए हैं तो दोबारा बनवाना होगा। वर्तमान में किसी भी OCI के लिए नया पासपोर्ट जारी करते समय आवेदक के चेहरे में होने वाले जो फिजिकल चेंजेस है, जैविक परिवर्तन है, उसके मद्देनज़र 20 वर्ष की आयु तक OCI कार्ड को हर बार, और 50 अगर आप 20 साल के नहीं हुए हैं तो आपको हर साल बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नहीं बनवाना होगा 20 साल के बाद। 50 साल की आयु पूरी करने के बाद एक बार फिर से जारी करना होगा। 50 साल के आप हो गए तो दोबारा आपको जो है जारी करना होगा, इसे बनवाना होगा। नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा 20 वर्ष की आयु होने से पहले OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत करा लिया था 20 साल से पहले, तो उसे 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी करते समय एक बार फिर से OCI कार्ड जारी कराना होगा, जिससे उसके वयस्क होने के बाद उसके चेहरे की रूपरेखा की जा सके। कोई व्यक्ति अगर 20 साल की आयु के बाद OCI कार्ड में पंजीकृत होता है तो उसके लिए OCI कार्ड पुनः जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, OCI कार्ड धारक कौन है, होता कौन है? भारत सरकार द्वारा अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक योजना आरंभ की गई थी 1955 में। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी 2015 को भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उस कार्ड को समाप्त करते हुए 2015 में OCI कार्ड के साथ संयुक्त कर दिया गया। ठीक है, पात्रता इसमें मतलब कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है, तो ये सब हमने सिटीज़न ऑफ इंडिया जो वो है चैप्टर है, शायद 11वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, तो उसमें ये दे रखा है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। जो कौन इसकी पात्रता ग्रहण कर सकता है, जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु संविधान के लागू होने के समय मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक था। ठीक है, 1950 के बाद मतलब यहाँ इंडिया में वो हो। जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए पात्र थे, मतलब उस समय वो पात्र हो चुके हों 26 जनवरी 1950 तक। जो दूसरे देश का नागरिक हो किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंध थे जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का भाग बन गया। कोई ऐसा देश जैसे कि गोवा वगैरह बाद में आज़ाद हुए पर वो भारत के पार्टी थे तो यहाँ पे रह रहा होगा तो भी भारत का वो हो जाएगा वो। ठीक है, जो किसी ऐसे देश का पुत्र पुत्री हो या पौत्र पोत्री मतलब इनके बेटे। ठीक है, दोहिन दोहित्री मतलब जो पोत्री के बच्चे होंगे, प्रपोत्र मतलब जो पोते का भी बेटा होगा। ठीक है, या फिर जो उनकी पोती के बेटे बेटी होंगे। ठीक है, ये सब भी पात्र होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को जो खंड क में वर्णित किसी व्यक्ति का अप्राप्त व्यय पुत्र या पुत्री हो। ठीक है, तो ये खंड क कहाँ पे दे रखा है, इसे एक बार उसी चैप्टर में देख लेना, खंड क उसमें दे रखा होगा। ठीक है, अपवाद क्या होंगे इसके? जो OCI कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति है उसके पास किसी अन्य देश का वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है, मतलब किसी देश का वो पहले से हो। ये ना हो कि डायरेक्ट उसके पास कोई पासपोर्ट भी नहीं और वो यहाँ पे आके OCI के लिए अप्लाई कर दे। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है वे प्रवासी भारतीय नागरिकता का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, मतलब पहले किसी देश के नहीं थे और डायरेक्ट आके यहीं पे ले रहे हैं वो। ऐसे व्यक्ति जिनके पास दादा या दादी माता पिता पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं वे प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, पाकिस्तान या बांग्लादेश के। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास पासपोर्ट कहीं, इससे क्या होगा, कोई भी आपको पासपोर्ट दिखाना होगा कि आप इस देश के हैं, तभी यहाँ पे जो है आपको पात्रता दी जाएगी। नहीं तो कोई भी आके दूसरे देश का अपने वो छुपा लेगा कि वो कौन से देश में और आके यहाँ पे पासपोर्ट ले लेगा। ठीक है, उसे एक कार्ड धारक के लिए लाभ क्या होंगे? भारत आने के लिए जीवन पर्यंत, जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक उसका वीज़ा होगा। और क्या लाभ होंगे? ये जो है एलिजिबल कैटेगरी टू अप्लाई फॉर OCI कार्ड, क्या क्या एलिजिबिलिटी है? सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू, ये हम हिंदी में पीछे हमने पढ़ी लिया। एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एलिजिबल होना चाहिए। बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त, ये इंडिया के टेरिटरी का पार्ट हो कोई भी, वहाँ का भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने देख ही लिया। बिलोंग टू एनी ऑफ द अबव। उसके बाद सेकंड इसका लाभ क्या होगा? प्रवास के दौरान विदेश क्षेत्रीय पंजीकृत अधिकारी जो होगा, विदेश क्षेत्रीय पंजीकृत अधिकारी या विदेश पंजीकरण अधिकारी, उसके पास पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
उसके बाद अनिवासी जो भारतीय होंगे, एनआरआई होते हैं ना जो, उनको मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा उपलब्ध होती है, किंतु कृषि संबंधी या बागान खरीदने से छूट नहीं होती है। ठीक है, इन सब में उसे लाभ होगा, पर संपत्ति या बागान खरीदने के लिए छूट उन्हें प्राप्त नहीं होती है। भारतीय बच्चे के अंतर्देशीय गोद लेने के संबंध में अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार होंगे। और समान व्यवहार किस किस में होंगे? राष्ट्रीय स्मारकों में प्रवेश शुल्क, डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, नर्सों, अभिवक्ताओं, वास्तुकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट जो दवाई होती हैं, जैसे व्यवसाय अपनाने पर अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार। उसके बाद अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा एवं इस तरह की अन्य परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अनिवासी भारतीय समान व्यवहार। ठीक है, भारतीय घरेलू क्षेत्रों में वायु यातायात के मामलों में भारतीय नागरिकों के समान व्यवहार। ठीक है, कहीं पे आप अगर उससे एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी समान व्यवहार होगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यान होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रवेश हेतु भारतीयों के लिए समान प्रवेश शुल्क होगा। ठीक है, वैसे इनका अलग होता है। मैंने दिल्ली के एक बार जू में गया था तो वहाँ पे 10 रुपये शायद था नॉर्मल, और प्रवासी भारतीय के लिए जो है 45 रुपये था शायद। अच्छा, वो उनके लिए था, फॉरेनर्स के लिए था। ठीक है, तो मतलब ये तो यहाँ पे अगर यहाँ की पात्रता वो प्राप्त कर लेंगे ना, नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, तो इनके लिए नहीं होगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक बुकलेट का उपयोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान के रूप में किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड को स्थानीय पता और एक शपथ पत्र लगाकर आवासीय प्रमाण के रूप में संलग्न किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम वो लगाते हैं ना आधार कार्ड वगैरह, तो ये वहाँ पे ओसीआई कार्ड लगाएंगे अपना। ओसीआई कार्ड पर प्रतिबंध, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आपका ओसीआई कार्ड बन गया तब भी आप वोट नहीं दे सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक सेवा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप इन सब पोस्ट पे नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा या परिषद के सदस्य के पद पर नियुक्त का अधिकार नहीं होता। कृषि संपत्ति को नहीं खरीद सकते कोई भी आप। ठीक है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। ये किस में आ रहा है? विषय क्या है? सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। ठीक है, जीएस पेपर 2 में ही आ रहा है ये भी। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, तो हाल ही में क्या हुआ है, जो NSAC है उसकी पहली बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये है क्या NSAC? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का इसमें गठन किया गया। ठीक है, तो DPIIT द्वारा इसका गठन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका कार्य सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु देश में नवाचार, जो इनोवेशन होता है, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको विकसित करने के लिए एक सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देना है। स्टार्टअप जो NSAC इसके कार्य क्या होंगे? नागरिकों और छात्रों में जो इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने संबंधी उपायों का सुझाव देना होगा। जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उनके सहित पूरे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जो है इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देना। उसके बाद उद्भव, अनुसंधान और विकास। ठीक है, इंक्यूबेशन, जैसे हम अंडों को वो करते हैं ना, इंक्यूबेशन मतलब उनसे मुर्गे निकालते हैं, मुर्गे के बच्चे निकालते हैं। ठीक है, चूजे निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे किसी चीज़ को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना, उद्भवन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसके अलावा अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, उसके माध्यम से रचनात्मक और अभिनव विचारों के सहयोग देना तथा उन्हें कीमती उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, NSA की संरचना क्या है? स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, ये मंत्रालय इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि DPIIT जो हमने पीछे पढ़ा था ये किस मंत्रालय में आता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। NSAC का मंत्रालय क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद में केंद्र सरकार द्वारा नामित और गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य NSAC में। इस परिषद में संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे तथा इन सदस्यों के लिए भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद अथवा उससे ऊपर के पदों पर कार्य करना अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है वैक्सीन राष्ट्रवाद। ये क्या है? तो ये किस में आएगा? GS पेपर 3 में आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। ठीक है,
तो ये है क्या, हाल ही में जो ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क है AIPSN, इसने कहा कि वैक्सीन राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से गलत है और इसे त्याग देना चाहिए। संबंधित प्रकरण में क्या है, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा देश से होने वाले जो निर्यात है, मतलब दूसरे देशों को जो भेजा जा रहा है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को टीके की मुफ्त आपूर्ति और निम्न आय वाले देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान से अर्जित की गई अच्छी साख होने की संभावना। मतलब ये क्या है, जो दूसरे देशों में हम जो दवाइयाँ भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी, जो अभी वैक्सीन है कोवैक्स है, ठीक है, तो अब अमेरिका जैसे विकास वो विकसित देश है, वो तो मैक्सिमम पैसा देके इसे खरीद लेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है ना, तो उन तक ये वैक्सीन मतलब नहीं पहुंच रही है, तो ये इसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया इसे थोड़ा, ठीक है। वैक्सीन राष्ट्रवाद है क्या, इसकी स्थिति में वैक्सीन राष्ट्रवाद की स्थिति में कोई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देश को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है, ठीक है। मतलब हम भेज तो रहे हैं, पर हमें पहले अपने देश के लिए भी सुरक्षित करनी होगी, मतलब इतनी क्वांटिटी रखनी होगी हम अपने देश में भी इसे जो है दे सके सबको। इसके लिए सरकार और वैक्सीन निर्माता के मध्य खरीद पूर्व समझौता कर लिया जाता है, ठीक है। जो वैक्सीन बना रहा है और सरकार, कि हम आपसे इतनी यूनिट ले लेंगे, इतने की हमें ज़रूरत है, उसके बाद आप बाहर बेच सकते हैं इसे, ठीक है। अतीत में इसका उपयोग पहले पास्ट में जो 2009 में H1N1 फ्लू महामारी आई थी, आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद पूर्व समझौता किए गए थे, ठीक है। उस समय पे 2009 में उस समय अनुमान लगाया गया था कि अच्छी परिस्थितियों में वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की अधिकतम 2 बिलियन खुराक का उत्पादन किया जा सकता है दूसरे देशों को देने के लिए। अमेरिका ने समझौता करके अकेले ही 6 लाख खुराक खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस वैक्सीन के लिए खरीद पूर्व समझौता करने वाले सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। संबंधित चिंताएं क्या है, समान पहुंच के लिए हानिकारक, ठीक है, जो मैंने बताया था शुरू में। तो किसी बीमारी के वैक्सीन हेतु सभी देशों की समान पहुंच नहीं हो पाएगी। यह अल्प संसाधनों तथा मोल भाव की शक्ति न रखने वाले देशों के लिए अधिक नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद यह विश्व के दक्षिण भागों में आबादी को समय पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य वस्तुओं की पहुंच से जो है वंचित कर देगा। वैक्सीन राष्ट्रवाद चरम अवस्था में विकासशील देशों की उच्च जोखिम आबादी के स्थान पर धनी देश, मतलब जो जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो थोड़े गरीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो विकसित देश हैं, उनकी जनसंख्या भी कम होती है, वो फिर भी ज़्यादा खरीद लेते हैं। धनी देशों में सामान्य जोखिम वाली आबादी को वैक्सीन उपलब्ध करा देते हैं इसकी वजह से, ठीक है। आगे की राह इसमें क्या होगी, जो WHO है उसके सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान टीकों के समान वितरण हेतु फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की आवश्यकता है। मतलब जो WHO है इसे कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि जो विकासशील देश हैं उन तक भी वैक्सीन पहुंच पाए। इसके लिए इन संस्थाओं को आने वाली किसी महामारी से पहले वैश्विक स्तर पर समझौता वार्ताओं का समन्वय करना चाहिए। समानता के लिए वैक्सीन की खरीदने की क्षमता तथा वैश्विक आबादी की वैक्सीन तक पहुँच दोनों अपरिहार्य होने चाहिए, ठीक है। अगला देख टॉपिक, तो हाल ही में जो है भारत द्वारा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 से पिछला टॉपिक भी GS पेपर 2 में आएगा, ठीक है। भारत और इसके पड़ोसी देश, तो भारत द्वारा 156 देशों के लिए ई-वीज़ा की सुविधा जो है शुरू की गई है। तो हाल ही में जो है हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 156 देशों में चिकित्सा परिहार्य, तो परिचर्चा सहित चिकित्सा कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा सुविधा जो है बहाल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ये देखते हैं अभी क्या होगा। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 2020 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ई-वीज़ा 171 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी, जब मतलब बैन नहीं लगाया था इस पर, ठीक है। ई-वीज़ा होता क्या है, ई-वीज़ा 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पर्यटन, घूमने आ रहे हो, व्यवसाय करने, सम्मेलन में अटेंड करने आ रहे हो, चिकित्सा कोई मेडिकल उसमें आए हो, चिकित्सा पे चर्चा करने आए हो, डॉक्टर वगैरह, है ना। इस व्यवस्था के तहत कोई विदेशी नागरिक यात्रा से 4 दिन पहले ई-वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, ठीक है, 4 डेज़ बिफोर। आवेदन द्वारा दिए गए वितरण से सत्यापित होने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA उत्पन्न होता है, जिसे देश में आगमन करने पर चेक पोस्ट पर आप दिखाना होता है आपको, ठीक है। भारत में केवल 28 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों पर ई-वीज़ा माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति है। 28 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, कुलभूषण जाधव प्रकरण, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है।
इसमें जो है इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट द्वारा पाकिस्तान के विदेशी विभाग से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, उसके फैसले को लागू करने हेतु कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई करने के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में भारत की गलतफहमी को दूर करने को कहा है। मतलब इसमें जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आपने जैसे कुलभूषण जो जाधव थे उनको पकड़ लिया और किसी भी इंटरनेशनल मंच पे आपने रिपोर्ट नहीं किया है ना। संबंधित प्रकरण क्या है? अप्रैल 2017 में एक 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी उस समय 2017 में। ठीक है, भारत ने जो है जाधव के लिए वकील उपलब्ध कराने पर रोक लगाने, मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है ICJ में अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में इस मामले पर फैसला सुनाते हुए ये कहा था 2019 में, ठीक है, पाकिस्तान जाधव की दोष सिद्धि, सुनाई गई सज़ा की प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार करे तथा बिना देरी किए भारत के लिए जाधव को वकील की सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या कहा था? 2019 के फैसले में पाकिस्तान से सैन्य अदालत द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी को दी गई सज़ा के खिलाफ अपील के लिए उचित मंच प्रदान करने के लिए भी कहा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ क्या थी उस समय पे? पाकिस्तान सेना द्वारा जाधव को हिरासत में लेने के तुरंत बाद उसकी गिरफ्तारी के बारे में भारत को सूचित नहीं करने पर इस्लामाबाद ने वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन उसके अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया। ठीक है, मतलब आपको बताना होता है किसी को, आप दूसरे देश के अगर इंसान को गिरफ्तार कर ले तो, पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। भारत को जाधव से संपर्क करने और हिरासत के दौरान उससे मिलने तथा उसके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से भी वंचित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अगर ICJ की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में जो UN है, यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर द्वारा की गई थी और इसके द्वारा अप्रैल 1946 में इसे कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पीस पैलेस में, जो कि नीदरलैंड के हेग में है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, उसके बाकी 6 जो है ये सिर्फ न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित है, बाकी सब वॉशिंगटन में है। ठीक है, यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट किए गए कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। संरचना क्या है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु 9 ईयर का, ठीक है, इनका कार्यकाल होता है। ये दोनों संस्थाएं एक ही समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करती है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो 6 बॉडीज़ है इसमें से 5 जो है न्यूयॉर्क में हैं और बाकी क्या है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है, वॉशिंगटन DC नहीं, न्यूयॉर्क में स्थित है। कभी कभी क्या होता है, वो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके सामने लिखा तो हुआ है, आप इसके साथ साथ पढ़ते भी रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। न्यायाधीशों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य प्रति 3 साल में चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हर तीसरे साल में चुने जाते हैं। ठीक है, और ये सदस्य न्यायाधीश के रूप में पुनः निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक लेखाकार जो कि उसका स्थायी प्रशासनिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसकी लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, पूर्वी यूरोप से 2। ठीक है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ठीक है, न्यायालयों के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। जिनके सदस्य होंगे वो स्वतंत्र न्यायाधीश होंगे। अपने कर्तव्यों की शपथ लेने से पहले जिनका पहला काम खुली अदालत में यह घोषणा करना होता है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्ष और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। ठीक है, अधिकार क्षेत्र और कार्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोहरे अधिकार क्षेत्र सहित एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ICJ।
ठीक है। अर्थात देशों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा करना, विवादास्पद मामले जो होते हैं, कोई भी दो देश हैं, जैसे कि अभी ये जाधव वाला मामला था, जिनके लिए पक्षकार देशों द्वारा अदालत में लाया जाता है, और यूएन जो होता है उसके विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसी द्वारा उसके लिए निर्दिष्ट किए गए कानून प्रश्नों पर सलाह प्रदान करना, सलाहकार कार्यवाही देना, मतलब उन पर। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया थोड़ा लेक्चर, चलिए कोई नहीं। केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं, अधिनियम के पक्षकार देशों अथवा विशेष शर्तों के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने वाले देश ही विवादास्पद मामले होते हैं, उनके निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पक्षकार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। ठीक है, तथा इसके फैसले के खिलाफ जो है अपील नहीं की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके फैसले के खिलाफ आप मामलों से संबंधित किसी नए तथ्य की खोज पर फिर से व्याख्या की जो है अपील कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है जीएस पेपर 3 से। ठीक है, ये इसकी यूनिट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021, यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। हाल ही में जो है भारत में जो यूएन खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 है, उस पर राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं, होता क्या है खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जो है सितंबर 2021 में प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास हेतु 2030 की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्व की जो कृषि खाद्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु कार्रवाई की रणनीति जो है इसमें तैयार करना। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने वाले तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि जो सतत विकास के लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनकी प्रगति को गति प्रदान की जा सके। खाद्य प्रणाली का तात्पर्य क्या है, जो फूड सिस्टम शब्द का तात्पर्य खाद्य पदार्थों के उनका उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, प्रसंस्करण, मतलब उन्हें जो है फूड से कुछ बनाना। मान लीजिए आपने गेहूँ वगैरह पैदा किया तो उससे बिस्कुट जैसे बनाना है ना, तो उसे प्रसंस्करण कहते हैं। परिवहन करना, उसका उपयोग करना, फिर उसका करने में शामिल गतिविधियों के समूहन से होता है। खाद्य प्रणालियाँ मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। हमारी खाद्य प्रणालियों का दुरुस्त होना हमारी शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब से सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो खाद्य प्रणालियाँ हमें परिवारों, समुदायों और राष्ट्र के रूप में एक साथ लाने में सक्षम होती है। आवश्यकता क्यों है इसकी? क्योंकि कोविड-19 से उत्पन्न हुए संकट के कारण भोजन और संबंधित प्रणालियों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन, वितरण और खपत सहित समूची कृषि खाद्य प्रणालियाँ, उसके तहत कृषि पद्धतियों अथवा विशिष्ट जो फसल होती हैं उनके उत्पादन से अलग हमारी कार्रवाई और रणनीतियों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी है। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्स से, जीएस पेपर 3 से। ये यूनिट देख लीजिएगा ऊपर। तो अगला टॉपिक ये निक्सी है, मतलब जो डॉट इन यूज़ करते हैं ना हम इंडिया के लिए, BE.IN। ठीक है, .in डोमेन creates and build a distinct Indian web identity, affordable, quick and easy to register। ठीक है, ये मतलब इसके बारे में बताया गया .in के बारे में, जिसे हमने निक्सी कहा। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। भारत में जो है निक्सी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो मीटी मंत्रालय है, उसके साथ देश में IPv6 जागरूकता और उसे अपनाने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाने की घोषणा की है। तो निक्सी के बारे में देखिए, जो निक्सी एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, यह वर्ष 2003 में भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट के बुनियादी ढांचों को फैलाने के लिए काम कर रहा है। इंटरनेट एक्सचेंज, जिनके माध्यम से विभिन्न ISP और डेटा जो सेंटर होते हैं उनके बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आप .com यूज़ करते हैं ना, एक सेकेंड, जैसे आप .com यूज़ करते हैं तो जो है .in से भी आप ID बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये उसके प्रचार के लिए इसे बताया जा रहा है। तो .in रजिस्ट्री, IN कंट्री कोड, डोमेन का प्रबंधन व संचालन, और भारत के लिए भारत IDN डोमेन। डोमेन जैसे हम खरीदते हैं ना, कोई आपने वेबसाइट बनाई तो उसके लिए डोमेन वगैरह परचेज करते हैं, तो आप उसमें .com वाली थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, जैसे आप खरीदेंगे। .in वाली थोड़ी जो है सस्ती पड़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। IRINN इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP4 या 6 जो अभी आया है, उसका प्रबंधन और संचालन करना। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन की समीक्षा हेतु प्राधिकारी का गठन। तो आरबीआई द्वारा विनियमन समीक्षा प्राधिकरण ओ का गठन किया गया है। ठीक है, यह प्राधिकरण आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करने हेतु और साथ ही उनके सरलीकरण, सिंप्लीफाई करने और उनके कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगा। ठीक है, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण के रूप में डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। यह प्राधिकरण 1 मई से आगे 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। आरबीआई द्वारा 1999 में विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए इस प्रकार के एक प्राधिकारी की स्थापना की गई थी 1999 में। साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष जो ब्रैड स्मिथ हैं, उन्होंने भारत और अमेरिका के साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु जो पेरिस कॉल है, ये इसके नामक मतलब पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस नामक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है भारत के लिए। विश्व के सामने खड़े एक साइबर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए इस घोषणा में अब तक 75 देश जो है शामिल हो चुके हैं। साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल एक गैर बाध्यकारी घोषणा, मतलब आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसके तहत देशों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों को साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने, गलत सूचनाओं से निपटने और जो नागरिक और बुनियादी अवसंरचना है उसको खतरे में डालने वाले नए खतरों का समाधान करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, पेरिस कॉल घोषणा यूनेस्को और पेरिस शांति मंच में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के दौरान 2018 में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, पेरिस कॉल घोषणा, इसे याद रखिएगा, पेरिस कॉल घोषणा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के 2018 में। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और इसके अलावा अगर 17 का आ जाता तो वो भी मैं आज ही डाल दूँगा। ठीक है, तो जनवरी तक तो PT 365 आप कवर कर लेंगे। उसके बाद का आपको या तो मैगज़ीन पढ़नी पड़ेगी या आप डेली करंट अफेयर इसे 2x या 1.75x पे लगा के जल्दी जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।